हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया इन दिनों कि उन्हें बायोलॉजी चैप्टर्स के लगभग सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस चाहिए ताकि वो फटाफट जो चैप्टर्स हैं उन्हें कम समय में कवर कर सके, है ना। तो पहले हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कवर किया था 30 to 40 मिनट्स में, जिसमें हमने बहुत ही ब्रीफली उससे डिस्कस किया था एक स्टोरी के फॉर्म में। तो उस पर कई लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं: मोहम्मद, अमनदीप, होशियार, रॉकस्टार, रिया यादव, एजू जीवा, अपर्णा, विक्रांत, सुजीत, सागर, प्रतीक, ब्राउन टाउन म्यूजिक। इतने ही लोगों के मुझे नाम समझ में आए हैं। सो थैंक्स टू ऑल। और आज हम फिर से एक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस चैप्टर को वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अप्रॉक्सीमेटली मैं कोशिश करूंगी कि 30 to 40 मिनट में मैं इसे कवर कर सकूं और एक स्टोरी के फॉर्म में फटाफट चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम का टाइम है और इस समय सभी लोगों की टेंशन बढ़ जाती है, तो मेरी कुछ फेवरेट लाइंस जो ऐसे टाइम में मुझे थोड़ा मोटिवेट करती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलें, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलें, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम्स पास में आ गए हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब 2 महीने बचे हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो वन शॉट वीडियोस बन रहे हैं ये उन्हीं खतरों के खिलाड़ियों के लिए बन रहे हैं जो कहते हैं कि हम साल भर में नहीं पढ़ते, जो लीजेंड्स होते हैं वो केवल लास्ट मंथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी है जैसे भी है पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ताकि एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सकें, क्योंकि अगर एक बार ये एग्जाम का टाइम निकल गया तो ये दोबारा टाइम नहीं आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लाइफ में हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने सोचा है कि हम डिटेल में किसी भी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जहां मैंने डिटेल्स में 2 वीडियोस में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज हम एक स्टोरी के फॉर्म में फटाफट चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन। इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन जो टर्म है उसे ब्रेक कर देंगे। री प्लस प्रोडक्शन, जिसमें री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है जहां कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ है किसी और के थ्रू, वो अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को फिर से प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा है, रिप्रोडक्शन कहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। अब एक बात और हमें जो यहाँ याद रखनी है वो क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि रिप्रोडक्शन क्या एक ऐसी प्रोसेस है जो अगर लिविंग बॉडी में ना हो तो लिविंग बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ रिप्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसके बिना जो ह्यूमन बॉडी है वो सर्वाइव ही ना कर सके। जैसे हमने पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब ऐसी प्रोसेस है जिनके बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो रेस्पिरेशन उतनी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर रिप्रोडक्शन उतनी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो जो ह्यूमन है, जो लिविंग बॉडी है, वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। तो इसलिए इसका होना कहीं ना कहीं जरूरी है। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि हमें पढ़ना किन किन चीज़ों को है, किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। और हाँ, एक बात और, हम जैसे जैसे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हम ये भी समझते जाएंगे कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पैटर्न। ठीक है, तो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन के बाद देखेंगे उसके टाइप्स को, जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन प्लांट्स में और किन किन ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन प्लांट्स में और ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनके एग्जाम्पल, जो हमें याद रखने हैं। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्पल ही है और फंक्शन। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल क्या होता है। बहुत बेसिक चीज है, ये हम 8th से ही पढ़ रहे हैं। तो लेकिन देखो, याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एसेक्सुअल वर्ड है, यहाँ पे जो ए लगा हुआ है, इसको हम
समझ सकते हैं एक से। और यहाँ पे एक का मतलब क्या है, पेरेंट से मतलब है। यहाँ पेरेंट से मतलब क्या, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो केवल एक सिंगल पेरेंट से ही होता है। वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ हमेशा दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, ये चीज तो बहुत सरल थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीन टर्म लिखे हुए हैं। एक लिखा है मैंने फर्टिलाइजेशन, एक लिखा है मैंने वेरिएशन और एक लिखा है मैंने इवोल्यूशन। ये जो तीनों चीजें हैं ना, जो भी हो, है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगी। बस ये याद रखना है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट है, वो मेल फीमेल जो भी है। तो एक पेरेंट क्या कुछ करेगा, है ना, तो जो भी प्रोसेस होगी वो बहुत ही सिंपल यहाँ हो रही है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो पेरेंट है, मेल और फीमेल, इसलिए यहाँ प्रोसेस भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा केवल, जो वेरिएशन है वो भी सेक्सुअल में होगा और जो इवोल्यूशन है वो भी सेक्सुअल में होगा। अब ये होता क्या है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, हमें पता है कि जब दो पेरेंट होते हैं तो दोनों पेरेंट मेल और फीमेल की गैमीट्स मिलते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों फ्यूज होते हैं तो इस फ्यूजन की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये क्लियर हुआ। वेरिएशन क्या होता है, देखो वेरिएशन हो सकता है किसी ने ना सुना हो, लेकिन डिफरेंस सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। जब कोई दो चीजों में हमें कुछ अलग लगता है तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंट है ना। अब उस डिफरेंट को ही बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम वेरिएशन कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि एक फैमिली है, उस फैमिली में जितने भी लोग हैं सबका कलर जो है वो डार्क है, ठीक है, या ब्लैक कलर है सबका, मैं ये बोल सकती हूँ। लेकिन उस फैमिली में कपल है और उनसे एक बेबी प्रोड्यूस हुआ है, उसका कलर जो है वो थोड़ा सा फेयर है। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर दिखा ना, तो इसे मैं कह सकती हूँ ये वेरिएशन है। ठीक है, समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये तो हुआ वेरिएशन की बात, चलो ठीक है। ये पहले लेवल पे जो अंतर मुझे दिखा मैंने उसे वेरिएशन कह दिया। फिर इस बेबी का एक और बेबी होगा, उस बेबी का एक और बेबी होगा, और इस तरह जब 10, 20 और 100 जनरेशन तक जब ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तब एक बेबी उसी फैमिली में ऐसा होगा जो कंप्लीटली फेयर होगा। ठीक है, वो पूरा गोरा होगा उस फैमिली के कंपैरिजन में। तो ये 100 जनरेशन के बाद ये जो नया बेबी इवॉल्व हुआ है ना, प्रोड्यूस हुआ है, इसे मैं क्या कहूंगी, इवोल्यूशन कहूंगी। क्या कहूंगी, इवोल्यूशन। तो तीनों टर्म्स आई होप क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनकी। ठीक है, इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है। पहला है फिजन, जिसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन है। बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। एक एक करके समझते हैं। जैसे ही इनके नाम है ना, अगर आप लोग चाहो तो टर्म को ब्रेक करके बिल्कुल उसे आसानी से याद रख सकते हो हमेशा के लिए, और कभी नहीं भूलोगे। केवल याद क्या रखना है, फिर एग्जाम्पल याद रखना है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं बाइनरी फिजन से। ठीक है, सॉरी फिजन से। ठीक, फिजन मतलब क्या होता है, टूटना या ब्रेक होना। मतलब यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है, उस ऑर्गेनिज्म में ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें वो टूट रहा है। अब ये तो सभी को पता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ नया प्रोड्यूस होता है, और ऑर्गेनिजम्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, अपने बेबी। मतलब अगर वो टूट रहे हैं तो एक से दो, मतलब वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे और वहां पे दो बेबी प्रोड्यूस होंगे। बहुत कॉमन सी बात है अगर हम सोचे तो फिजन मतलब होता है टूटना। और फिजन में से पहला टाइप हम यहाँ पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। यहाँ पे बाई का मतलब है टू और फिजन का मतलब है ब्रेक होना। ठीक है, बस ये याद रखना है, और तो कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो बाइनरी फिजन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अमीबा का। अमीबा वही अमीबा जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अमीबा, यहाँ पे अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल बनाता है, और इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। क्योंकि एक अमीबा था जो दो भाग में डिवाइड हो गया है, बस। तो ये बाइनरी फिजन हुआ। लेकिन ये प्रोसेस हुई कैसे, तो क्या होता है, सभी को पता है कि इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में धीरे धीरे एक ग्रूव बनने लगता है और ये खिंचने लगता है। यहाँ से जैसे जैसे ये ग्रूव बढ़ता जाएगा, ये न्यूक्लियस जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा,
और जैसे ही न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड होगा, इसका साइटोप्लाज्मा भी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह एक न्यूक्लियस से 2 डॉटर सेल बन जाएगी। तो इसे ही क्या कहा है? बाइनरी फिजन कहा है। बहुत ही सिंपल था, समझने वाली कोई चीज़ नहीं थी इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पहला टाइप है जिसे हमने बाइनरी फिजन कहा है, क्योंकि इसका नाम ही है बाई। बाई मतलब 2 और फिजन मतलब ब्रेक होना। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अमीबा है। अमीबा में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा पहले, फिर साइटोप्लाज्मा डिवाइड होगा और इस तरह एक न्यूक्लियस से, एक अमीबा से 2 डॉटर सेल बन जाएगी, इसीलिए इसे कहा है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जैसे मैंने कहा था बाई मतलब 2 होता है, वैसे ही मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब होता है मैनी, मतलब कई सारे, और फिजन मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं मलेरिया पैरासाइट, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है जो कई सारे भागों में टूट जाता है और कई सारे नए प्लाज्मोडियम बना लेता है, इसीलिए इसे कहा है मल्टीपल फिजन। क्योंकि एक कई सारे भागों में डिवाइड हो रहा है, इसलिए मल्टीपल फिजन मतलब ब्रेक होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बडिंग। अब बडिंग में क्या हो रहा है? बडिंग, सबसे पहले बडिंग टर्म समझते हैं, इसे याद कैसे रखेंगे। तो बडिंग किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन बड आई होप सभी लोगों ने सुना होगा। बड, जब कोई फ्लावर खिलता है तो वो फूल बनने से पहले एक कली होती है, राइट, उसे हम बड कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कली से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब याद क्या रखना है? हाइड्रा नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? हाइड्रा। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? एक हाइड्रा की ये बॉडी है, हम ये बोल सकते हैं कि ये पेरेंट हाइड्रा है, या हम बोल सकते हैं कि ये एक मदर हाइड्रा है। यहाँ से एक बड प्रोड्यूस होती है, एक छोटी सी बड, और वो धीरे 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 ग्रोथ करने लगती है। और जैसे जैसे वो ग्रोथ करती जाएगी, वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फुली मैच्योर हो जाएगी। और जब वो फुली मैच्योर हो जाएगी तो उसे अपनी मदर से कहना पड़ेगा कि अब मैं अलग हो सकती हूँ, अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, अब मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। तो क्या होगी? वो अपनी मदर से डिटैच हो जाएगी। तो एक हाइड्रा में छोटी सी बड पहले आई, फिर वो उसने ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद वो मैच्योर हुई और वो अलग हो गई। तो इसे ही क्या कह दिया? बडिंग कह दिया, क्योंकि यहाँ की शुरुआत कैसे हुई थी? बड से हुई थी। तो इसमें याद क्या रखना है बडिंग में, कि किस तरह बडिंग हो रही है और किस में हो रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज हुई। अब बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन क्या है? सबसे पहले रीजनरेशन टर्म को समझते हैं। बिल्कुल रिप्रोडक्शन की तरह इसे भी हम ब्रेक कर दें, री और जनरेशन। री का मतलब है अगेन, और जनरेशन का मतलब है यहाँ कोई चीज क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे कोई चीज जनरेट हो रही है। एग्जाम्पल देखो, प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया किसी ने नहीं सुना है तो लिजार्ड सभी ने सुना होगा, छिपकली जो हमारे घर में टहलती रहती है। छिपकली के बारे में हमने ये सुना है कि कभी भी अगर छिपकली की पूंछ कट जाए तो उसकी बची हुई बॉडी जो होती है वो उस पूंछ को फिर से रीजनरेट कर लेती है। री का मतलब अगेन, जनरेशन का मतलब जनरेट, मतलब फिर से अगर कोई चीज जनरेट हो रही है तो वो हो गया रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया में भी ऐसा ही होता है। अगर एक प्लेनेरिया की बॉडी 3 भागों में कट जाए तो हर एक भाग जो है वो एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रीजनरेशन हुआ। क्लियर? रीजनरेशन के बाद बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? कहाँ गया? फ्रेगमेंटेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन भी सब लोगों ने सुना होगा। अगर फ्रेगमेंटेशन नहीं सुना तो फ्रेगमेंट तो सुना ही होगा। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ा या पीसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म है जो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, अपने टुकड़े कर रहा है, और फिर हर एक टुकड़ा जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं? स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा जो है वो एक ग्रीन प्लांट है, और क्या करता है? जब वो फुली मैच्योर हो जाता है तो वो कई भागों में टूट जाता है, और हर एक भाग जो होता है वो एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। बस इतनी छोटी सी ही इसकी कहानी है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या है? स्पोर्स सभी लोगों ने सुना होगा। माइक्रो जो बहुत छोटे छोटे दाने से होते हैं उन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज बनना, है ना, तो वो फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। किसमें फॉर्म होते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं फंजाई। फंजाई को
कहाँ देखा है हमने अपने घर में? हम कहाँ देखते हैं फंजाई? हमारे घर में अगर ब्रेड रखी है, हमारे घर में अगर ब्रेड रखी है बहुत दिनों से, तो उस हमने देखा है कि बहुत दिनों से रखी हुई ब्रेड के ऊपर ब्राउन कलर की कॉलोनी डेवलप हो जाती है। उस कॉलोनी को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जिसमें हमें हाइफी नाम का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो इस तरह होगा, और स्पोरेंजियम नाम का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो इस तरह होगा। इस स्पोरेंजियम के अंदर ही कुछ स्पोर्स होते हैं, और जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाती है तो यहाँ देखिए ये बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, और ये जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही इन स्पोर्स को कोई मॉइस्ट सरफेस मिलती है, कोई नमी वाली जगह मिलती है, तो ये तुरंत डेवलप हो जाते हैं और स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। इसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। बस इनकी भी इतनी छोटी सी कहानी थी। नेक्स्ट चलते हैं, अब है बारी किसकी? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। ये टर्म थोड़ा सा अलग लगता है सुनने में, क्योंकि इसे हमने जनरल नहीं पढ़ा है। तो देखो इसे कैसे याद रख सकते हैं, जहां भी वेजिटेटिव वर्ड आता है ना, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट से रिलेटेड किसी चीज की बात कर रहे हैं। और प्रोपेगेशन का मतलब भी है किसी चीज को नया बनाना, प्रोपेगेट करना। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, केवल एक प्लांट से नए प्लांट को हम प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें प्लांट के कौन से पार्ट यूज होते हैं? स्टेम, लीफ, और यहाँ पे क्या है? रूट। ठीक है, ये वाली चीजें यहाँ यूज होती हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि रूट, स्टेम और लीफ से किस तरह नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। और इसके पहले क्या, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये दो तरह से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। नेचुरली कैसे? मतलब नेचुरली होगा, उसमें इंसान कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, और आर्टिफिशियली में इंसान खुद आगे रह के इसमें कुछ करेगा, तब जाके वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब नेचुरली देखते हैं सबसे पहले नेचुरली किस तरह हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पोटैटो से, स्टेम से किस तरह एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे घरों में बहुत दिनों तक आलू रखा होता है, तो आलू के ऊपर एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि आलू की आंख उग गई है, या हम कहते हैं आलू में कुछ बड प्रोड्यूस हो गई है। तो असल में ये बड जो है, ये जो आंख है, ये होती क्या है? ये स्टेम होता है। ठीक है, अब इस स्टेम को अगर फिर से, इस आलू को अगर फिर से हम सॉइल में बरी कर दें, सॉइल के अंदर रख दें, तो इससे फिर से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरली विद द हेल्प ऑफ पोटैटोज स्टेम एक नया पोटैटो जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीफ और विद द हेल्प ऑफ रूट किस तरह एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। तो देखिए, जब बात हम रूट की करेंगे तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो की बात करेंगे, क्योंकि स्वीट पोटैटो में ये जो रूट्स हैं, इनकी हेल्प से नया स्वीट पोटैटो का प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। और विद द हेल्प ऑफ ब्रायोफाइलम लीव्स, इन ब्रायोफाइलम लीव्स में एक क्वालिटी होती है कि ये यहाँ इस कॉर्नर से नई लीव्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये आती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह करते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियली है, मतलब यहाँ पे इंसान आगे रह के इन चीज़ों को करवा रहा है, और क्यों करवा रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है, ताकि जल्द से जल्द उन्हें जो प्लांट चाहिए वो उन्हें मिल सके। ठीक है, तो इसमें तीन तरीके होते हैं, पहला है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग। सबसे आसान जो है वो कटिंग है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले लेयरिंग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन। सभी को पता है कि अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी स्टेम को, उनकी ब्रांच को हम आसानी से बेंड कर सकें। तो यहाँ पे लेयरिंग की प्रोसेस में भी कुछ इसी तरह से किया गया है। हमने एक स्टेम ली या हमने एक लेयर ली, उसको हमने बेंड किया और सॉइल के अंदर दबा दिया, और ऊपर वाले पार्ट को फिर से बाहर छोड़ दिया। अब ये जो जमीन के अंदर वाला पार्ट है, इसे मैं अगर थोड़ा स्क्रैच कर दूं, तो इस स्टेम में जो भी जाइलम फ्लोएम होगा, जिनकी हेल्प से वाटर, मिनरल, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स से मिल जाएंगे, है ना। और फिर हम कुछ दिनों बाद क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से रूट्स डेवलप हो गई हैं और एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग प्रोसेस हमने एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर लिया एक दूसरे प्लांट से। ठीक है, ये वाली चीज हुई, हमने लेयरिंग यहाँ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग कैसे होती है देखते हैं।
ग्राफ्टिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि हमारे पास 2 मैंगो ट्रीज हैं, ठीक है, 2 मैंगो ट्रीज हमारे पास है, उनमें से जो एक मैंगो ट्री है वो बहुत लंबी है लेकिन उसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत खट्टे हैं, और दूसरी जो मैंगो ट्री है वो बहुत छोटी है लेकिन उसके फ्रूट्स बहुत मीठे हैं। तो अब हमें इन दोनों ट्री को मिला के एक ऐसी ट्री प्रोड्यूस करनी है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो और जिसके फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठे भी हों। तो हमने क्या किया, उन दोनों ट्रीज़ को लिया, थोड़ा सा कट किया और इस शेप में कट किया कि दोनों एक दूसरे में फिट हो सके। यहाँ पे हमने इन दोनों को फिट किया और रस्सी से इसको कवर कर दिया ताकि इनके जो जाइलम फ्लोएम है वो एक दूसरे से मिल सके, और फिर एक नया ट्री हमने प्रोड्यूस कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है और जिसके जो फ्रूट्स हैं वो मीठे भी हैं। तो ये इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं मैंगो का, एप्पल ट्री का और लेमन ट्री का। इन ट्रीज में हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कटिंग की। कटिंग में क्या होता है, कटिंग में क्या होता है, इसमें हम किन किन के एग्जाम्पल ले सकते हैं, रोज, शुगर केन, पोटैटो और कैक्टस। हम लोगों ने देखा है कई बार घरों में हम क्या करते हैं, किसी भी, ये सबसे आसान तरीका है, किसी भी ट्री की एक स्टेम को कट करके जैसे यहाँ से किया गया है सॉइल में बरी कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद जब हम उसे पानी दें या उसे न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल से तो वो एक प्लांट प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये होता है कटिंग में, ठीक है। कटिंग हुआ, ये बहुत ही सिंपल था। अब एक और जो लास्ट इसमें बचा है वो है टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। ये थोड़ा सा अलग है और कम सुनने को आता है हमें, जनरली हम जब कॉलेज लेवल पे पहुंचते हैं तब इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है। इसमें होता क्या है अगर हमें एक ट्री है या हम एक प्लांट है जो रेयरली ग्रो करता है और हमें उसकी ग्रोथ और बढ़वानी है तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट से कुछ सेल लेंगे, ठीक है, उस सेल को हम क्या करेंगे, एक पेट्री प्लेट में डालेंगे, एक पेट्री प्लेट में डालेंगे और इस पेट्री प्लेट में हम क्या रखेंगे, कुछ रिच न्यूट्रिएंट्स रखेंगे जिनमें आसानी से किसी प्लांट की ग्रोथ हो सके, जैसे कि अगार मीडियम। अगार मीडियम जैसे कि अगार मीडियम, ठीक है। अगार मीडियम जो है वो रिच न्यूट्रिएंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें हम ऑलरेडी इसमें हम अलग से ऑक्सीजन भी डाल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो हमने पेट्री डिशेस में ये लिया एंड देन फिर हम क्या करेंगे, ये जो कुछ सेल्स हमने यहाँ से निकाली है ये हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे, और जब इन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा, इन्हें मेंटेन कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगे। और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इन्हें अपने गार्डन में, अपने प्लांटेड में क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ हुई। इसके बाद अब जो बचा हुआ है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या पढ़ना है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और सबसे पहले हम ये देखेंगे फ्लावर्स में। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना होगा कि फ्लावर में वो कौन सा, सॉरी, प्लांट में, एक प्लांट में वो कौन सा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो सभी को पता है कि फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब क्या पढ़ना है, अब ये पढ़ना है कि इसमें कौन सा मेल पार्ट होता है और कौन सा फीमेल पार्ट होता है। तो हमेशा याद रखना कि एंड्रो वर्ड जहां भी आ रहा है, एंड्रो वर्ड जहां भी आ रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेल पार्ट की बात हो रही है, और गाइनो वर्ड जहां भी आ रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, फीमेल पार्ट की बात हो रही है। हम बोलते हैं ना गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल्स की डॉक्टर, और एंड्रोशियम मतलब यहाँ मेल पार्ट की बात हो रही है। कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स में ग्रुप ऑफ सेपल और कोरोला में ग्रुप ऑफ पेटल, ये बात हमें याद रखनी है, कॉमन सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, अब अगर बात करें मेल और फीमेल पार्ट की तो एक स्टोरी बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो एक फ्लावर है जिसमें कुछ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। पहली बात ये कि कुछ फ्लावर होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि या तो उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर वो है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो मेल पार्ट होता है ना उसे हम कहते हैं स्टेमन, लिख देती हूँ, उसे हम कहते हैं स्टेमन, ये लिखा हुआ है यहाँ। और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिल। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ये जो स्टेमन है ये पूरा एक स्टेमन है, इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं एंथर, और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं फिलामेंट, इसे कहते हैं फिलामेंट, ठीक है।
और अगर पिस्टल की बात करें तो इसमें 3 चीजें होती है, कौन कौन सी? यहाँ पे होती है स्टाइल, स्टिग्मा, राइटिंग बहुत ही गंदी जा रही है, और ओवरी। ठीक है, ये 3 चीजें होती है। इसको मिटा देती हूँ फटाफट अब। ठीक है, तो स्टेमन और पिस्टल, स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है, पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट है। स्टेमन जो है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, और पिस्टल जो है वो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि यहाँ हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये है पूरा स्टेमन, उसमें ये है एंथर, ये है फिलामेंट, और ये जो पूरी है ये पिस्टल है, इसमें ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा, और ये है ओवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, जो एंथर होता है, जैसे यहाँ ये जो एंथर है, इसके अंदर ये छोटे 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 पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोलन ग्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमें आगे समझ में आ जाएगा अभी। अभी मैंने कहा कि पोलन ग्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है? पोलन ग्रेन्स के थ्रू एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन को मैं ये बोल सकती हूँ कि पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, या फिर पोलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पर, ये होता है पोलिनेशन। ठीक है, अब क्या? पॉलिनेशन 2 तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से समझ में आ गया, सेल्फ मतलब एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे उनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जैसे कि एक ही प्लांट के फ्लावर या एक ही फ्लावर के बीच में, जैसे एक प्लांट है उसमें 2 फ्लावर है, तो इस फ्लावर के एंथर के इस प्लांट के एंथर से अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स जाते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर 2 प्लांट है, 2 प्लांट में एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स जाते हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान है ये। अब ये पोलन ग्रेन्स के पैर तो होते नहीं हैं, तो ये जाते कैसे हैं? तो 3 चीजें हैं, एयर, वाटर और इंसेक्ट। इन तीनों के जरिए ये जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ये क्लियर हुआ? अब जो मेन टॉपिक है, अब जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि असल में ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में, ये कैसे हो रहा है। तो देखो, हम पॉलिनेशन की कहानी तक तो पहुंच चुके हैं कि पॉलिनेशन हो गया और यहाँ पे जो है वो हमारे मेल गैमेट्स आ गए हैं। मेल गैमेट्स यहाँ पर क्या है? मेल गैमेट्स यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है। इन मेल गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियस है, तो इस पोलन ट्यूब के जरिए यहाँ से ये ओवरी में इंटर कर जाएंगे। अब जैसे ही ओवरी में इंटर करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। क्या होता है देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें उस धमाके को समझने के लिए ओवरी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। एक ओवरी में सबसे ऊपर ये 3 सेल्स होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये 2 सिनर्जिड्स होती हैं। इन दोनों सिनर्जिड्स के बीच में ये एक एग सेल होती है, ठीक है ये, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि ये हैं। अब क्या होता है? अब ये जो हमारे मेल गैमेट्स थे बेचारे, ये यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ पे एंट्री मार चुके हैं। जैसे ही एंट्री मारते हैं ये मेल न्यूक्लियस, इनमें से एक तो जाएगा एग सेल के पास, ये गया और यहाँ जाके इसने फ्यूजन कर लिया। जब ये फ्यूजन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। इसे सिंगेमी प्रोसेस भी कहते हैं। एक मेल न्यूक्लियस का काम तमाम हो गया। अब दूसरे मेल न्यूक्लियस का क्या होगा? ये जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास, गया और जाके इनसे फ्यूजन कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3, ये 3 चीजें हैं, तो इस फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल मतलब 3, ट्रिपल फ्यूजन यहाँ हो गया और यहाँ पर 2 लोगों में ही फ्यूजन हुआ है। ठीक है, तो एक तो भाई ये हो गया, यहाँ पे चीजें फ्यूज हुई तो एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया, और यहाँ पे भी फ्यूजन हुआ तो एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया। तो यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो गए हैं, यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया है। इसलिए ये जो धमाका है ये क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो मैंने अभी बोली है पूरी कहानी, इसे मैंने यहाँ 3 लाइन्स में लिखा हुआ है। क्या है ये? एक मेल गैमिट है, ये एक एग सेल से फ्यूज हुआ, इसने जाइगोट बनाया जो कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, दूसरा मेल गैमिट आया और 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ और उसने ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया जो कि यहाँ हुआ है।
ठीक है। अब ये जो सिंगेमी की प्रोसेस हुई थी जो कि यहाँ पे हुई है, और ट्रिपल फ्यूजन जो कि यहाँ पे हुआ है, इन दोनों को मिला के जो धमाका हुआ है, ये क्या कह रहे हैं, इस धमाके को डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। बस छोटी सी कहानी थी ये, ठीक है। ये कहानी खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट्स की बात खत्म हो गई है। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस में किस तरह रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें जिन चीज़ों पर हमें फोकस करना है वो क्या है, सबसे पहले उन पर बात करते हैं। सभी को पता है कि ह्यूमंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल पेरेंट से मेल गैमिट आता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमिट आता है या फीमेल सेल आती है जिसे हम एग कहते हैं। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो हम उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर एक बेबी बन जाता है, और अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ बाद वो बेबी प्रोड्यूस होता है। ये तो बहुत शॉर्ट में कहानी थी। अब आगे इसमें पढ़ना क्या है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो कुछ चीज़ें हैं उनके फंक्शंस क्या है, क्योंकि मेनली यहाँ फंक्शन पूछे जाते हैं। और क्या होता है, कई बार एक डायग्राम दे दिया जाता है और उसको मार्क करके कई बार, एक मिनट, उसको मार्क करके ABC करके पूछ लिया जाता है कि इसका फंक्शन बताइए। जैसे उन लोगों ने एक डायग्राम दे दिया और यहाँ पे A, B और C इस तरह से मार्क करके इनके नाम पूछ लिए और इनका फंक्शन पूछ लिया। तो ये कई बार क्वेश्चन इस तरह का आया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या होता है, हमें पता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। और क्या करता है टेस्टिस, ये मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वास डिफरेंस की बात करें तो ये एक नली टाइप स्ट्रक्चर है जिससे क्या होता है, ट्रांसफर होता है मेल गैमिट का। इसके बाद अगर बात करें तो यूरेथ्रा की, जो कि पेनिस के अंदर एक नली टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, तो यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन डक्ट होती है जहां से कॉमन पासेज होता है किसका, स्पर्म और यूरिन का, ठीक है। तो इस तरह इनके कुछ फंक्शंस हमें 2-2, 3-3 याद रखने हैं ताकि एग्जाम्स में अगर आए तो हम इन्हें लिख सकें, ठीक है। आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी डायग्राम दे सकते हैं और साथ में ही उन पर ABC मार्क करके उनके नाम पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की। ओवरी में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो प्रोड्यूस होता है यहाँ से, साथ ही यहाँ से कुछ फीमेल हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। और हाँ, जो मेल हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ बात हुई। इसके बाद कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है, जैसे प्यूबर्टी क्या होती है। तो प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। तो प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जो हर एक इंडिविजुअल में सेक्सुअल मैच्योरिटी लाती है। बिल्कुल वैसे ही इंसेमिनेशन क्या होता है, तो इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस इन विच इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू फीमेल वजाइना एंड रिलीज स्पर्म, ठीक है। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे फेलोपियन ट्यूब। सबसे पहले बात करते हैं ओवरी की। ओवरी में क्या होता है, जो फीमेल गैमिट है वो प्रोड्यूस होता है। फिर फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का। वॉल ऑफ यूट्रस पे क्या होता है, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। वॉल ऑफ यूट्रस पे क्या होता है, वॉल ऑफ यूट्रस जो होती है वो थिक हो जाती है। अगर उसे ऐसा लगता है कि बेबी जो है वो आने वाला है तो उसको नरिशमेंट देने के लिए ये थिक हो जाती है और यहाँ पर आकर ही बेबी जो है वो अटैच होता है। प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा एक ऐसा टिश्यू होता है जो बेबी के नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना, उसके वेस्ट मटेरियल को निकालना, जैसी सारी चीज़ें ये काम किसका होता है, प्लासेंटा का होता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है बेबी का वो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स में होता है। और पार्चुराइजेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, जो एक रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू जो बेबी मूव आउट होता है बॉडी से, उसे पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हुई। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आती है, अगर
एक क्वेश्चन अगर इस तरह से बन जाए कि अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, यहाँ पे इस लाइन में व्हाट इफ द एग यहाँ पे मिसिंग है, व्हाट इफ द एग डज नॉट फर्टिलाइज, तो यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। अब असल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, ये एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और अगर बात करें मेंस्ट्रुएशन की, ये क्या है, तो देखो क्या होता है, हमें पता है कि हर मंथ एक फीमेल की बॉडी में एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में, ठीक है। तो अगर अब एग प्रोड्यूस हुए हैं, अब यहाँ पे दो केस होते हैं। एक केस में क्या होता है कि मेल गैमिट आता है और फ्यूज होता है, उस केस में तो बेबी बनेगा। और दूसरे केस में क्या होगा कि जो मेल गैमिट है वो नहीं आता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। क्या होता है कि जब एग बनता है तो जो वॉल ऑफ यूट्रस है वो थिक होने लगती है, वहाँ पे कुछ ब्लड या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो वहाँ जमा होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। इस वजह से जो वॉल ऑफ यूट्रस है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो अगर पहला केस होता है कि मेल गैमिट आता है और फ्यूज होता है, तब तो वो धीरे धीरे बेबी बनेगा और वहाँ आके अटैच होगा, और फिर वो जो सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठी हुई है, स्टोर हुई है, वो काम में आ जाएगी। लेकिन अगर सेकंड केस यहाँ होता है कि अगर मेल गैमिट नहीं आता है, क्योंकि हर मंथ तो ये चीज़ नहीं होती है, तो अगर सेकंड केस में मेल गैमिट नहीं आता है तो उस केस में क्या होता है कि जो वॉल थिक हुई है वो ब्रेक हो जाती है, और फिर वो ब्लड के फॉर्म में वजाइना से वो मूव आउट होती है, रिलीज आउट होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, हॉर्मोन्स की वजह से ये होने वाले साइक्लिक चेंजेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम कॉन्डोम और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉन्डोम से क्या होता है, हम एग और स्पर्म की फिजिकली मीटिंग को रोक सकते हैं और प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में आईयूडी का यूज़ करते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसे हम यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे यूट्रस जो होता है उसमें अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो या फिर स्पर्म को किल किया जा सके आसानी से, ठीक है। दूसरा है केमिकल मेथड, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कुछ लेती हैं फीमेल्स जो है वो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, जिसमें सहेली या अनवांटेड 72 ऐसी पिल्स आती हैं। ये हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स या हार्मोन्स से बनी हुई ये चीज़ें हैं, ये भी इसीलिए है ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके, ठीक है। तीसरा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में 2 चीज़ें आती है, ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी। इसमें क्या होता है, देखो जहाँ पे वर्ड ट्यूब आ रहा है इसका मतलब है फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब किस में होती है, फीमेल्स में होती है। तो सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, जो ट्यूबेक्टोमी मेथड है इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है बीच से और टाई कर दिया जाता है, ताकि जो एग है वो स्पर्म से जाके ना मिल सके, उनकी मीटिंग ना हो सके और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। वासेक्टोमी में क्या करते हैं, जो वास डेफरेंस ट्यूब होती है उसको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो जाके एग से ना मिल सके, ठीक है। तो ये थी कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ मेथड्स जो हमने पढ़ी। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप ये वाली सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की है ये आप लोगों के काम में आए, एक स्टोरी के फॉर्म में आप फटाफट चीज़ों को, पूरे चैप्टर को कवर कर सको। और अगर सारी चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट एंड कमेंट्स करिए, मुझे बताइए और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वन शॉट वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।